नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की जो आयकर के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे हम जीटीआई भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जीटीआई सकल कुल आय से हमारा क्या आशय है, तो यहाँ हमें यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि एक करदाता विभिन्न माध्यमों से अपनी आय को प्राप्त करता है और उन आय के माध्यमों से आय प्राप्त करने के पश्चात सकल कुल आय का निर्धारण महत्वपूर्ण होता है। तो सकल कुल आय से हमारा आशय है कि सभी प्रकार के शीर्षकों से, सभी प्रकार के हेड्स से प्राप्त होने वाली आय के योग को ही हम सकल कुल आय कहते हैं। जैसे एक करदाता वित्तीय वर्ष में 5 माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से अपनी आय को प्राप्त करता है। ये 5 अलग अलग शीर्षकों के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम शीर्षक होता है वेतन से आय अर्थात इनकम फ्रॉम सैलरी। द्वितीय शीर्षक होता है मकान संपत्ति से आय अर्थात इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तृतीय शीर्षक होता है अपने व्यापार अथवा पेशे से आय प्राप्त करना, जिसे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कहा जाता है। चौथा और महत्वपूर्ण शीर्षक होता है कैपिटल गेन अर्थात पूंजी लाभ। और पांचवा और अंतिम शीर्षक होता है अन्य स्रोतों से आय अर्थात इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन्हीं पांचों शीर्षकों से आय प्राप्त कर लेने के पश्चात उन पांचों शीर्षकों की आय को जब हम उनका योग लगाते हैं तो उसे ही हम सकल कुल आय अर्थात ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। जैसे इसमें हम अगर विभिन्न शीर्षकों की बात करें तो संक्षिप्त रूप से हम जानें तो वेतन से आय अर्थात इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत क्या क्या हम ऐसी प्राप्तियां हैं जिनको कर योग्य मानते हैं अर्थात टैक्सेबल करते हैं। उनमें महत्वपूर्ण है कि जब एक कर्मचारी अपने नियोक्ता के यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो उन सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप उसे जो भी ये राशियां प्राप्त होती है, जैसे मूल वेतन, हम बात करें अलाउंसेस, सुविधाएं, अग्रिम वेतन, कमीशन, बोनस, पेंशन, कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, इन सभी माध्यमों से प्राप्त होने वाली जो आय होती है, प्राप्तियां होती हैं, वो इनकम फ्रॉम सैलरी अर्थात वेतन से आय के अंतर्गत कर योग्य होती है। बात की जाए दूसरे शीर्षक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मकान संपत्ति से आय अर्थात इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब एक करदाता को अपने स्वामित्व वाले मकानों से आय होना प्रारंभ हो जाए तो उस आय को हम कर योग्य करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अर्थात मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत। यहाँ यह आवश्यक है कि मकान संपत्ति का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, अर्थात उसका उपयोग यदि स्वयं के निवास के लिए किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उससे किसी प्रकार की आय होना संभव नहीं है, परंतु उसके अंतर्गत उस मकान के लिए, निर्माण के लिए, उसके क्रय के लिए अथवा उसके मरम्मत के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उस लोन पर चुकाए गए इंटरेस्ट की हमको छूट जरूर प्राप्त होती है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम आय की बात करें तो यह आय प्राप्त होती है हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो मुख्य तौर पर होती है वो किराए से दिए गए मकान से होती है। किराए से दिए गए मकान के लिए सबसे प्रमुख है सबसे पहले उस मकान के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण, जिसको कि हम पूर्व में जान चुके हैं कि सकल कुल आय, सकल वार्षिक मूल्य अर्थात ग्रॉस एनुअल वैल्यू यह निकालना, इसकी गणना करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। तत्पश्चात उस मकान पर चुकाए गए नगर पालिका कर, म्यूनिसिपल टैक्स की हमें छूट देना होती है। तो इस प्रकार हमें शुद्ध वार्षिक मूल्य अर्थात नेट एनुअल वैल्यू प्राप्त होती है। उसके अंतर्गत कुछ कटौतियों को जब हम देते हैं तो कटौतियों को घटाने के पश्चात जो प्राप्त होने वाली आय होती है उसे मकान संपत्ति से आय हम कहते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण शीर्षक है व्यवसाय अथवा पेशे से आय, जिसे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अंग्रेजी में भी संबोधित करते हैं इस नाम से। तो करदाता जब अपने स्वयं के व्यापार अथवा पेशे से अगर किसी प्रकार की प्राप्ति करता है तो वो प्राप्ति वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली इन माध्यमों से प्राप्त होने वाली समस्त आय को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में
कर योग्य करते हैं। इसके लिए यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की, तो यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो होता है वो हमें इस बात के लिए ध्यान रखना रहता है कि उसमें करदाता ने अपने स्वयं के तरीके से, अपने स्वयं के विवेक और बुद्धि से एक नेट प्रॉफिट अर्थात शुद्ध लाभ की गणना की हुई है। अब उस नेट प्रॉफिट को निकालते समय कुछ व्ययों को उसने घटाया है या कुछ व्यय उससे घटाने से रह गए हैं और कुछ आय को उसने शामिल किया है और कुछ आय सम्मिलित करने से रह गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों ने उस लाभ हानि खाते, उस आय व्यय खाते का अध्ययन करके ऐसे समस्त व्यय जो कि व्यापार से संबंधित नहीं है उन्हें वापस जोड़ना आवश्यक होता है अस्वीकृत व्यय के नाम से। और ऐसी आय जो गलती से सम्मिलित हो गई, जिनका बिजनेस से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो उन्हें हमें ऐसी व्यापार की आय निकालते समय उन्हें घटाना आवश्यक होता है। और कुछ व्यय जो निश्चित तौर पे व्यापार का लाभ हानि खाता निकालते समय घटाने से रह गए हैं, उन्हें स्वीकृत व्यय के रूप में उन्हें घटाया जाएगा। और ऐसी आय जो सम्मिलित करने से रह गई परंतु व्यापार की हैं, उन्हें हम इस व्यापार की आय को निकालते समय पुनः जोड़ देंगे। चौथा शीर्षक है मित्रों, जिसे हम पूंजी लाभ के नाम से जानते हैं। तो व्यापार में कई बार व्यापार से आय के पश्चात जो है महत्वपूर्ण पूंजी लाभ होता है। तो पूंजी लाभ से हमारा आशय क्या, करदाता जब पिछले वित्तीय वर्ष में अपनी पूंजी संपत्तियों को विक्रय करता है तो उस विक्रय से होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहा जाता है। पूंजी लाभ जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक दीर्घकालीन पूंजी लाभ और एक अल्पकालीन पूंजी लाभ। दीर्घकालीन पूंजी लाभ कुछ संपत्तियां जो पूंजी संपत्तियां हैं, कुछ 3 वर्ष से अधिक अगर हमारे पास होल्ड की हुई हैं, रखी हैं और उनको हम विक्रय करते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाला जो लाभ पूंजी लाभ है वो दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। और कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो साल भर से अधिक हमारे पास हैं, इनमें प्रमुख तौर पर हमारे जो अंश हैं और प्रतिभूतियां हैं वो 1 वर्ष से अधिक अगर हमारे पास रहती हैं तो हमें उनसे होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ मानना होता है। और इससे कम समय के लिए अगर वो हमारे पास है और हम उनके विक्रय से लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें अल्पकालीन पूंजी लाभ कहा जाता है। दोनों की ही गणना का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, हमें उस तरीके को समझना होगा। जैसे हम बात करते हैं दीर्घकालीन पूंजी लाभ की, तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ से हमें समझना होगा, सर्वप्रथम हम जिस संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं उस विक्रय मूल्य को हमें लेना होगा, उसमें से जितने भी उस संपत्ति के विक्रय पर होने वाले खर्चे हैं, व्यय हैं, उन्हें घटाना होगा। और फिर उसके बाद जो संपत्ति है जिसे हमने क्रय किया था, जिसका अभी हम विक्रय कर रहे हैं, उसके क्रय मूल्य की सूचकांकित लागत जो आज के समय की वर्तमान लागत है उसे हम घटाएंगे। और इसी प्रकार उस पर विभिन्न वर्षों में किए गए सुधार व्ययों को की भी सूचकांकित लागत को घटाने पर हमें दीर्घकालीन पूंजी लाभ की प्राप्ति होगी। मैं बात करता हूँ अल्पकालीन पूंजी लाभ अर्थात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो यहाँ हमें किसी भी, चाहे क्रय मूल्य हो चाहे सुधार व्यय हो, उनकी सूचकांकित लागत को घटाने के बजाय उनकी वास्तविक लागत को घटाने पर ही अल्पकालीन पूंजी लाभ प्राप्त होगा। विक्रय मूल्य में से सारे उन खर्चों को हम घटाएंगे जो संपत्ति के विक्रय पर किए गए हैं, तत्पश्चात उसके क्रय मूल्य और उसके ऊपर किए गए सुधार व्ययों को जब हम घटाते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्राप्त होता है। पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण शीर्षक है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य स्रोतों से आय। तो ऐसी आय जो पूर्व के किसी भी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती हो, ध्यान रहे, ना ही इनकम फ्रॉम सैलरी, ना ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ना ही इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन के अंतर्गत जो
प्राप्तियां हैं वो टैक्सेबल अर्थात कर योग्य नहीं होती हो, उन्हें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत टैक्सेबल किया जाएगा। सब प्रश्न ये आता है कि ऐसी कौन सी आय हैं, तो काफी सारी आय हैं। लाभांश से होने वाली आय, लॉटरी से होने वाली आय, घुड़दौड़ से होने वाली आय, अन्य स्रोतों के अंतर्गत हम बैंक ब्याज को भी शामिल करेंगे, प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को भी शामिल करेंगे, विधवा पेंशन को भी शामिल किया जाता है, प्रतिभूतियों से ब्याज, रॉयल्टी, सांसदों और विधायकों की आय और क्रिकेटर्स की आय को भी मुख्य तौर पर यही शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों मैं कहना चाहूंगा ये जो पांचों शीर्षक हैं, उन पांचों शीर्षक से जो हमें आय प्राप्त होती है, उन पांचों शीर्षक से प्राप्त होने वाली आय को ही के योग को ही हम सकल कुल आय कहते हैं। और सकल कुल आय निकालना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आयकर का निर्धारण करने जा रहे हैं, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन करने के पूर्व हमें सबसे पहले सभी प्रमुख शीर्षकों से होने वाली, हेड्स से होने वाली आय की गणना करनी होगी। तत्पश्चात उन प्रत्येक शीर्षक से प्राप्त होने वाली आय का जब हम योग करेंगे तो उस योग से हमें सकल कुल आय की प्राप्ति होगी। और उन सकल कुल आय में से जब हम धारा 80 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली छूटों को घटाएंगे तो उन छूटों को घटाने के पश्चात हमें कुल आय की प्राप्ति होगी, जो कि एक प्रकार से करदाता की कर योग्य आय होती है। इसी कर योग्य आय पर हम कर का निर्धारण करते हैं। किसी भी वित्तीय वर्ष में करदाता अपनी उस वित्तीय वर्ष की कुल आय अर्थात कर योग्य आय पर कर देता है। और कुल आय का निर्धारण करने के पूर्व हमें इस सकल कुल आय का निर्धारण परम आवश्यक होता है। ये विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त होने वाली आय थी, उस आय का मैंने आपको एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया और उनके कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखे। तो इन पांचों हेड से होने वाली आय का योग ही ग्रॉस टोटल इनकम होगा। आप फर्दर रीडिंग के लिए अगर अधिक इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट बुक्स फ्री डाउनलोड, फ्री ई बुक्स को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके समक्ष है। और ये एक असेसमेंट के लिए एक गूगल फॉर्म की लिंक है। हम इस गूगल फॉर्म की लिंक के माध्यम से जो अभी तक हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ा है, उसका एक असेसमेंट, हमने क्या सीखा उसका एक असेसमेंट इस गूगल फॉर्म के अंतर्गत एक जो क्विज है, प्रश्नावली है, उनके उत्तर के माध्यम से आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।